आज का अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई टू एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एलसीआर सर्किट होगा। एल का मतलब है इंडक्टर, सी कैपेसिटर, आर है रेजिस्टर। सारे सीरीज की कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग क्या करोगे, एक इंडक्टर लोगे जिसकी इंडक्टेंस है एल, और एक कैपेसिटर लोगे जिसकी कैपेसिटेंस है सी, और एक रेजिस्टर लोगे जिसकी रेजिस्टेंस है आर। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने कनेक्ट कर दी सीरीज। एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की सप्लाई दे दी गई। ठीक है, इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, द अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस पर क्या आता है कि जो L है उसके क्रॉस वोल्टेज है VL, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर डिवाइस के क्रॉस उसका अपना एक पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अगर इधर से 15 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा उस वोल्टेज को। तो जो ड्रॉप हुआ इंडक्टर के क्रॉस उसको बोला गया VL, and drop across capacitor is VC, and drop across resistor is VR. ठीक है, सो आप लोग थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं कि लेट E is equal to E naught sin of omega t be the alternating EMF applied to LCR series combination. LCR series combination, the potential drop across इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, V इज इक्वल टू आई एक्स एल। पता ना V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है, तो V इक्वल टू आई जो इसकी रुकावट होती है इंडक्टर की उसको एक्सएल बोलते हैं, इसलिए V इक्वल टू आई एक्सएल। और इस पर आप लोगों को एक चीज पता होगी कि जो पोटेंशियल है वो लीड करता है करंट को। तो आप लोग लिख सकते हो कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ, है ना रिजल्ट आप लोगों को याद? क्या था वोल्टेज का? तो E इज इक्वल टू, थोड़ा सा लिख देता हूँ, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था, और I का क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पता नहीं है तो याद को वोल्टेज लीड कर रही थी, तो वो लिखा है वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। क्लियर है बात? व्हाइल इन केस ऑफ कैपेसिटर जो ड्रॉप था, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो था V इज इक्वल टू आई एक्स सी। क्लियर है बात? और इधर क्या आ गया, इधर क्या है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। बोलो क्लियर है बात ये? अच्छा जी, देन 1 2 हो गया, एंड देन थर्ड क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज अ ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। और इधर क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज टू ईच अदर, आर इन फेज टू ईच अदर। बोलो वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज टू ईच अदर। क्लियर है बात की? अच्छा, तो V इक्वल टू आई आर आ गया, VL इज इक्वल टू आई एक्स एल आ गया, आई एक्स सी आ गया, ये सारी बातें होगी। अब बात आती है इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की। फेजर डायग्राम किस तरह से बनाएं? तो फेजर डायग्राम देखो किस तरह से होगा। आप लोगों ने क्या कर लिया, इस तरह से इस तरफ
आई है, सपोज करें करंट एक्स एक्सिस के क्रॉस है करंट, और वाई एक्सिस के क्रॉस हम लोग जैसे देखना किस तरह से चीजें बनेगी देखना। फर्स्ट आप लोग ये देखो, इसको वी आर कर देते हैं, ठीक है, वी एल इंडक्टर, वी सी कैपेसिटर, वी आर रेजिस्टर। तो आई और वी आर फेज में होते हैं या आउट ऑफ फेज होते हैं? क्या तो आंसर है आई और वी आर बोथ आर इन सेम फेज। तो फेजर डायग्राम पर आई इस तरफ है तो वी आर भी इसी साइड ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि बोथ आर इन फेज, एक ही एक्सिस के ऊपर आ गया। ये बात क्लियर हुई। सेकंड बात आती है आपने बोला कि वी आर और आई क्या फेज में है या आउट ऑफ फेज है? तो आंसर था रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज बोथ आर इन फेज। तो अगर एक फेज में है तो जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में वोल्टेज शो की, या व्हिच मींस कि एक्स एक्सिस पर आप लोगों का करंट और वी आर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही फेज पे है। फिर हम लोग बात करते हैं वी एल की। तो वी एल अगर आप लोग देखें तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट को बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो करंट है इस तरफ, अच्छा लीड करे तो आप लोगों को पता है इस तरफ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है लैग करना। तो ये VL लीड कर रहा है तो पाई बाय 2 इस तरफ आएंगे, तो पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस आ गई, और आप लोगों का इस तरफ आ गया V ऑफ L। इसको थोड़ा बड़ा ले लो और VL को ये ले लो, ठीक है, ये आ गया आपका VL। क्लियर है बात सबको? क्योंकि VL इस तरफ लाने के पीछे लॉजिक ये है कि ये लीड कर रहा है I से, तो I से इस तरफ गए हम लोग, ये 90 डिग्री, तो ये लीड कर गया। देन बात करते हैं VC की। तो VC क्या करता है? लैग बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 लैग कर रहा है, इस साइड आएंगे तो डाउन साइड। इधर हम लोग एक छोटी सी जंक्शन करते हैं, इफ इस डायग्राम के लिए, इफ इस डायग्राम के लिए VC इज लेस देन VL, ये हम लोगों की जंक्शन है। चाहे तो VL इज लेस देन VC भी कर सकते हैं, है ना, किसी को हम बड़ा मान सकते हैं, किसी को छोटा। इसमें मैंने VL को ग्रेटर माना है VC से, VL को लेस भी मान सकते हैं, लेकिन जिसको ग्रेटर माना है उसका एरो देखो ज्यादा है मैग्नीट्यूड, और VC थोड़ा छोटा बताया जा रहा है। माना नहीं समझ? अब बात आती है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की। तो अब तुम लोग देखो दो वेक्टर्स, एक VC डाउन साइड है, VL अप साइड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? माइनस करके, क्योंकि दो वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिजल्टेंट हम लोग को माइनस करके मिलता है। और माइनस करके ठीक है आप लोगों को मिलेगा, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे। बड़ा क्या है? VL माइनस VC, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बड़े वाले साइड होती है। तो मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा VL और VC का, दैट रिजल्टेंट विल बी VL माइनस VC। तो इट मींस VL माइनस VC, और देखो VL माइनस VC अप साइड ही आएगा, VL वाली साइड आएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसी तरफ रिजल्टेंट होता है। तो अच्छा VL माइनस VC इससे छोटा ही होगा, VL से छोटा होगा VL माइनस VC। बात आ रही समझ? क्योंकि VL से कुछ कम किया जा रहा तो नीचे आएगा, VL इतना होगा, इससे नीचे आएगा VL माइनस VC। बात आ रही समझिए? बोलो बोलो। देखो ना, VL का मैग्नीट्यूड ज्यादा है VC से, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर पता लग रहा तो VL की वैल्यू मान लो 5 है, तो VC छोटा तो मान लो 3, तो VL माइनस VC 2, तो मतलब हमेशा VL की वैल्यू से कम ही आएगा ना। तो कम आएगा तो उसको शो कैसे करना है? थोड़ा नीचे शो करना, मतलब एरो ऊपर मत ले लेना। आ रही बात समझ? हर चीज यस नो बोलो जल्दी, समझ आया? तो इस करके VL माइनस VC हम लोगों ने नीचे लिया। तो अब आप लोगों ने क्या किया? देखो पहले हम लोगों के 3 वेक्टर बन गए थे, VR इस तरफ, VL इस तरफ, VC इस तरफ। फिर हम लोगों ने VL और VC का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया, जो आ गया VL माइनस VC, जो ये आ गया। अब दो वेक्टर बचे हैं, एक है VL माइनस VC और एक है VR। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए +1 का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 वेक्टर्स ये है, तो रिजल्टेंट जो होगा उनका डायगोनल होता है, ठीक है। तो ये होगा रिजल्टेंट, और इसको बोलेंगे E, ठीक है। नेट जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा E के इक्वल
ये assumption इधर लिख देता हूँ मैं, here VL is greater than VC, ठीक है। तो जो E मिला रिजल्टेंट, E will be equal to अंडर रूट ऑफ, अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होगा, वी आर स्क्वायर, राइट, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, प्लस कॉस भी आता है ना, 2 टाइम्स पर कॉस का एंगल थीटा 90 डिग्री, तो 90 करके 0 बन जाएगा, तो कॉस वाला नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि वी आर कितना होता है, तो आई आर के इक्वल होता है, तो आई आर स्क्वायर, वी एल होता है आई एक्सएल, और वी सी होता है आई एक्स सी होल स्क्वायर अंडर। अगर मैं इससे कॉमन ले लूं आई, तो इधर से आई स्क्वायर आउट आ जाएगा, और ओवरऑल रूट से आउट क्या आएगा, आई। ये बात सबको समझ आ रही है? देखो इधर से आई स्क्वायर है ना, इधर से भी हम लोग आई स्क्वायर आउट ले लेंगे, तो ओवरऑल रूट के बाद आई मिल जाएगा सर, 2 आई है। तो एक स्टेप बाय स्टेप देख लो कि क्या हो रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, ये बन गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, इधर से मैंने आई कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, तो स्क्वायर भी है, इन दोनों से आई कॉमन लिया, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर आउट आ गया, इधर बचा एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। ये सब क्लियर है सबको? देन इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट होगा आप लोगों का आई स्क्वायर, दोनों है कॉमन ले लो आउट, आई स्क्वायर कॉमन आउट ले लो, इससे नेक्स्ट क्या होगा, E इज इक्वल टू आई आउट आ गया क्योंकि रूट से आई मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये देखो एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। इस आई को नीचे लेकर आ जाओ, ई ओवर आई, और ये बन गया आप लोगों का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। अब आर आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस है, एल भी आपको पता है रुकावट है इंडक्टर की, और एक्ससी आपको पता है रुकावट है कैपेसिटर की, और ई ओवर आई क्या होता है, पोटेंशियल। वी इज इक्वल टू आई आर पढ़ा ना तुमने, तो आई को इधर लेकर आ जाए तो रेजिस्टेंस, याद रखो ई ओवर आई क्या है, रेजिस्टेंस, रुकावट, रेजिस्टेंस रुकावट, किसकी रुकावट, एलसीआर सर्किट की, किसके लिए, करंट के लिए। सो ई ओवर आई, इसका नाम अलग दे देंगे, जैसे रेजिस्टर ने रुकावट दी तो रेजिस्टेंस बना, कैपेसिटर ने रुकावट दी तो इंडक्टिव, कैपेसिटर ने रुकावट दी तो क्या बना, क्या नाम था उसका, एक्ससी से डिनोट किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स इंडक्टर ने दी तो एक्सएल नाम दिया गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे ही अगर रेजिस्टर, ये एलसीआर सर्किट जो रुकावट देता है उसको बोलते हैं इंपीडेंस, और डिनोटेड बाय जेड, impedance. So E over I here, E over I is equal to Z, and that is known as impedance. Impedance. और impedance क्या है, impedance की डेफिनेशन होगी opposition offered by LCR circuit to alternating current, to alternating current, opposition offered by LCR circuit to alternating current। याद रखना कि LCR सर्किट जो रुकावट देगा करंट को, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। पूछा जाता है कि व्हाट इज इम्पीडेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है करंट। सो जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ई ओवर जेड के इक्वल। आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड, देखो ना इधर से देखो, ई ओवर आई इक्वल टू जेड, तो आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड। तो आई क्या बन गया, ई की वैल्यू ई रखो, और जेड की वैल्यू क्या है, ये सारी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। बात आ रही समझ में? ये आपका करंट बन गया। एक्सएल की वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं,
और XL होता है L ओमेगा के इक्वल और XC होता है 1/C ओमेगा के इक्वल। तो इस करके हम लोग क्या करेंगे अभी, एक सेकंड देखना आप लोग, इसमें आप लोग XL और XC की वैल्यूज पुट कर दो तो बात बन जाएगी। आज तो बन गया रिजल्ट, ऐसा नहीं कि नहीं बना। ये आप लोगों को इम्पीडेंस का रिजल्ट इस तरह से मिल सकता है बुक्स में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू R², और हो सकता है इधर XL की वैल्यू डाल दी किसी ने, तो XL क्या है L ओमेगा और XC क्या है 1/C ओमेगा स्क्वायर, ऐसा मिल सकता है, ठीक है। तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं भाई I इज इक्वल टू E/R² प्लस X, सो XL को लिख देंगे L ओमेगा और XC को लिख देंगे 1/C ओमेगा होल स्क्वायर, मतलब ऐसे भी आपको मिल सकता है। सेकंड, इस पे फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको एंगल पता करना पड़ता है, ये रिजल्टेंट का एंगल करंट के साथ, करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट के साथ ये एंगल है फाई, ठीक है। फेज डिफरेंस कैसे निकालना, थोड़ा अलग वे है, ये देखो ये और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है फाई, तो tan फाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो tan फाई आप लोगों को पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस। सो परपेंडिकुलर की बात करें तो ये है परपेंडिकुलर, ये, और ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल है VL माइनस BC, समझ रहे हो ना, ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो ये आ गई VL माइनस BC, और बेस की बात करें तो VR, और VL की वैल्यू कितनी है I XL I XC I R, और tan फाई की बात करें तो ये बन गया XL माइनस XC ओवर R, क्योंकि I कॉमन लिया कैंसिल हो गया। फिर फाई की वैल्यू पता करनी होगी तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC ओवर R, और आप लोग चाहो तो XL और XC की वैल्यूज भी इस पे डाल सकते हो। तो ये आप लोगों का फेज डिफरेंस है इस केस में, आ रही बात है समझ? तो ये है, आप लोग नोट कर लो इसको, मेन है इसका ये डायग्राम अच्छे से देखना, ठीक है। तो अब कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं इम्पीडेंस के ऊपर, और इनके थोड़े सर डायग्राम से देखते हैं। इम्पीडेंस की यूनिट क्या आई, यूनिट ओम, ठीक है। अच्छा, एक ना एडमिटेंस भी होती है, वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस लिख लो, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, तो 1/, इम्पीडेंस which means 1/z, ठीक है। और इम्पीडेंस है कि ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट बाय LCR सर्किट। एडमिटेंस होता है कि हाउ इजीली करंट कैन फ्लो फ्रॉम द LCR सर्किट, तो कितनी आसानी से करंट पास कर सकता है LCR सर्किट से, वो एडमिटेंस होता है। इम्पीडेंस की यूनिट ओम, एडमिटेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, या मोह भी होती है MHO, या सिमन भी होती है, ठीक है। 3 यूनिट्स है इसकी, लिख लो। अब बात आती है कि Z जो था ना, Z का फॉर्मूला जो आप लोगों का इम्पीडेंस है Z, दैट इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC²। ये फॉर्मूला याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है कि Z इज इक्वल टू, दैट इज इम्पीडेंस इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और इसके लिए अगर आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना था तो आप लोगों का किस तरह से आना था, आप लोगों का जो R है वो इस तरफ, इधर से कॉमन ले सकते हो VR, VR इज इक्वल टू IR, तो I निगलेक्ट करो, R इस तरफ, और ये किसके इक्वल था देखो VL माइनस BC ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं XL माइनस XC, समझ पा रहे ना बात ये। और ये आप लोगों का रिजल्टेंट आ रहा था Z, ये बात आई समझ गया, कंफ्यूज कर गई, ठीक है। तो ये किसके लिए डायग्राम है, ट्रायंगल है ये, किसके लिए, ये है इम्पीडेंस के लिए, ठीक है। इसमें ये रिजल्टेंट आप लोगों का Z है, ये R है, ये XL माइनस XC है। ऐसे ही कोई बोले कि इम्पीडेंस फॉर LR सर्किट, सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर लगाओ, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू 0, व्हिच मींस XC इक्वल टू 0, कैपेसिटर का कुछ लेना देना नहीं है मान। तो डायग्राम क्या बनेगा, R तो इस तरह से आ गया, फिर
एक्सएल की वैल्यू 0 तो एक्सी नेगेटिव होया ना तो नेगेटिव नीचे जाएगा, सॉरी एक्सी के लिए 0 तो एक्सएल है, सॉरी एक्सी के लिए 0 तो एक्सएल पॉजिटिव ही है, तो इस तरह से और रिजल्टेंट आपका ये आ गया। समझ आ रही बात। और मैथमेटिकली अगर इधर बात करें तो z विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी तो 0 है तो एक्सएल का स्क्वायर अंडर। समझ आ रही बात। ये आ गई इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। ऐसे ही इंपीडेंस फॉर सीआर सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सीआर सर्किट। सीआर मतलब कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। इंडक्टर की वैल्यू 0 तो ये आप लोगों का R आ गया। अगर आप लोगों का इंडक्टर XL इक्वल टू 0 तो XL के लिए 0 तो ये बचा माइनस XC, तो माइनस जो है वो नीचे आ जाना, ठीक है। और फिर आप लोगों का Z इस तरह से चला जाएगा। क्लियर है बात ही, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। बाकी इतना ही करते हैं आज के लिए।